हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो प्रीपोजिशन डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ इसको डिस्कस करेंगे। इनके कॉन्सेप्ट को, इनके यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई बार हम इनको लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं या हमारे माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इनके यूजेस को लेकर कि हम इन्हें अपने सेंटेंस में कैसे यूज करें। तो आज की क्लास ये इन्हीं दो प्रीपोजिशन के ऊपर बेस्ड होने वाली है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन जो होते हैं वो वाक्य में, सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं। जब भी वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के बाद यूज किया जाता है तो उस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन किसी और वर्ड से वो सेंटेंस में डिफाइन करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड्स। किसी और वर्ड के साथ नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा। उसी नाउन प्रोनाउन का रिलेशन हम पूरे सेंटेंस में देखते हैं किसी अन्य वर्ड के साथ, किसी भी वर्ड के साथ। ठीक, अभी हमारे सामने ये दो प्रीपोजिशन है। आज के पहले आपको पता नहीं पता होगा या नहीं पता होगा कि जो ये डिस्पाइट है और इन स्पाइट ऑफ है, ये दोनों हमारे क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आज से आप ये जान लीजिएगा कि ये दोनों हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। इनको हम प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं। क्लियर? अब देखो, अब एक छोटी सी बात है जो समझनी है हमें, और वो ये है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, मतलब जनरली आपको ये दिखेगा, कई बार ऐसा होता है कि वो नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट तो होता है लेकिन वो उसके बाद लिखा नहीं जाता, वो कहीं और लिख दिया जाता है सेंटेंस में। लेकिन आमतौर पर आपको ये समझना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाएगा और वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी नाउन प्रोनाउन का रिलेशन वो पूरे सेंटेंस में कहीं बताएगा। क्लियर? और अगर आपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं कर रखी है, नॉन फाइनाइट वर्ब की क्लास नहीं कर रखी है, तो प्लीज पहले आप उसे कंप्लीट कीजिए, फिर यहाँ पे आइए। दूसरी बात आपको ये समझनी है, पहली बात तो ये होगी कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा और वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर एक दूसरी बात हमें ये समझनी है कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात, और तीसरी बात यह है कि अगर मैं कहूं वर्ब को नाउन बनाना है, वर्ब को नाउन बनाना है, तो आप कहोगे सर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं और तब उसको जिरंड कहते हैं। ठीक है? तब उसको क्या बोलते हैं, जिरंड। फिर से समझिएगा, पहली बात मैंने ये कही कि प्रीपोजिशन के बाद केवल नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं और वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर दूसरी बात ये कही, प्रीपोजिशन के बाद कभी वर्ब नहीं यूज किया जाएगा, कभी भी वर्ब यूज नहीं किया जाएगा। तीसरी बात हमने कही कि वर्ब को नाउन कैसे बनाया जाएगा, तो आपने कहा सर वर्ब को आईएनजी फॉर्म में हम नाउन बना सकते हैं। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसे हम जिरंड कहते हैं। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ रखा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लीजिएगा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नॉन फाइनाइट। मेरी जब भी किसी क्लास में आइए तो मेरी पीछे की जो क्लास है उन्हें आप कवर करते आइए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। अब अगर ये तीनों बातें जो लिखी गई हैं, ये तीन इक्वेशन आप समझ लीजिए कि इन तीन बातों से हम ये बात निकाल सकते हैं, ये बात हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और या फिर अगर वर्ब होगा तो उसको आप आईएनजी फॉर्म में यूज करोगे। वो आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करेगी और उसको बोला जाएगा जिरंड। क्लियर है? बात समझ में आ गई सर? और ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी इस प्रीपोजिशन के क्या बनने लगेंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। क्लियर? प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन होगा। आज तक ये बात आप बहुत अच्छे से जानते थे, हो सकता है ये वाली भी बात जानते हो, बट अगर नहीं जानते हो तो ये नई बात हो सकती है आपके लिए कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का यूज नहीं करते हैं, बट हम वर्ब को नाउन बना सकते हैं। हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस कर लिया है। तो वर्ब अगर आ रही है तो हम उसको आईएनजी फॉर्म में कर देंगे और वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करेगी। उस नाउन को हम जिरंड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस किया है और यहां से हमने पूरा ये समराइज कर लिया, ये जिस्ट निकाल लिया कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और अगर वर्ब आती है तो उसे चेंज करो आईएनजी फॉर्म में, और वो वर्ब नहीं होगी, वो नाउन बोली जाएगी और उसको कहेंगे जिरंड। उसका एक नया नाम होगा जिरंड। क्लियर हो गया? फिर से समझ लो,
प्रीपोजिशन के बाद हम नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर वर्ब आएगा तो उसको भी नाउन बना देंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। और नाउन कैसे बनाएंगे? आईएनजी फॉर्म में। जब आईएनजी फॉर्म करेंगे तो उसको जिरंड बोलते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है और हमारी वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी कि हम प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं जब हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करके नाउन बना देंगे। तो क्लियर? अब एक और एग्जांपल देख लो। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने मान लो मैंने लिखा कि he prevented me from go there। उसने मुझे वहां जाने से रोका। he prevented me from go there। मैं अगर आपसे कहूं कि ये from क्या है तो आप कहोगे सर ये जो from है ये प्रेपोजिशन है। पक्का? बिल्कुल सही है। सर go क्या है? ये तो V1 है और प्रेपोजिशन के बाद कभी V1 नहीं आ सकता, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और अगर वर्ब आता है तो उसको नाउन बनाओ। और वर्ब को नाउन कैसे बनाते हो? तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस किया है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम नाउन की तरह यूज करते हैं और उसको जिरंड कहते हैं। मैं बार बार ये बात रिपीट करूंगा ताकि अगर आप ये सुन रहे हो तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो फिर इस गो को हटाओ और यहां पे लिखो गोइंग, और अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। he prevented me from going there, my teacher prevented me from going there। आप कुछ भी कह सकते हो। क्लियर? एक दूसरा सेंटेंस देखो, he left without paid the bill। he left without paid the bill। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ये जो विदाउट है, ये जो विदाउट है ना, ये आपकी क्या है? प्रीपोजिशन है। बिल्कुल सही। लेफ्ट आपकी फाइनाइट वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है। मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब कही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पेड जो लिखी है ना V3, ये क्या है? पेड जो V3 लिखा है ये क्या है? तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो हमें नाउन में प्रोनाउन चाहिए था, और अगर वर्ब आए तो फिर V3 नहीं आनी चाहिए, वो तो आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए ताकि वो नाउन की तरह काम करे, फिर हम उसको जिरंड बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस किया है। तो ये पेड को हटा के यहां लिखो विदाउट पेइंग द बिल। तो अब पूरी कॉन्सेप्ट आप प्रीपोजिशन के समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन के बाद हम नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं और उस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन हम वाक्य में पूरे बताते हैं किन्हीं अन्य वर्ड के साथ। दूसरी बात हमने ये बताई कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ये भी बात समझ आ गई। फिर तीसरी बात हमने बताई कि प्रीपोजिशन के बाद आप कभी वर्ब का यूज नहीं करोगे। फिर एक और बात बताई कि अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ भी रहा है तो हम उसको नाउन बना सकते हैं। ये बात हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस करी है। उसकी आईएनजी फॉर्म को नाउन की तरह यूज किया जाता है, तब उसको जिरंड कहा जाता है। तो कुल मिला के बात ये बनी कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और अगर वर्ब आए तो उसको आईएनजी फॉर्म में नाउन बना दो और वो जिरंड कहा जाएगा। तो ये बात क्लियर हो जाएगी। यहां से मैंने दो एग्जांपल आपके सामने रख दिए। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो देयर, तो अभी ये डिस्कस किया था कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब, देखो नाउन प्रोनाउन वाला तो आपको पता है, ये वर्ब वाला तो समझ लो। फ्रॉम के बाद गो नहीं आ सकता क्योंकि फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, तो गो की जगह पे गोइंग करना पड़ेगा। ही लेफ्ट विदाउट पेड द बिल, बिना बिल को पे किए वो यहां से चला गया। तो ही लेफ्ट विदाउट पेड द बिल में विदाउट एक प्रीपोजिशन है, तो पेड V3 ये नहीं हो सकता, आपको पेइंग करना पड़ेगा, फिर ये सही हो पाएगा विदाउट पेइंग द बिल। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आ जाइए, हम आते हैं अपने आज की इस क्लास में जिस बात को हम डिस्कस करना चाहते हैं, और वो है हमारे पास डिस्पाइट। सबसे पहले इसी को समझते हैं कि डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है किसी बात के बावजूद। जो यहां पे लिखा गया है इसका मतलब, जैसे लिखा गया है डिस्पाइट का मतलब होता है यूज्ड टू से दैट समथिंग हैपेंस, कोई चीज हो जाती है और इज ट्रू या सही है, इवन दो समथिंग एल्स माइट हैव प्रिवेंटेड इट, कोई और चीज उसको रोकना चाहती है फिर भी उसके बाद वो बात होती है या बात सही होती है। यानी कि अगर आप डिस्पाइट का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब होता है किसी बात के बावजूद। आप एग्जांपल से काफी अच्छा समझ जाओगे। अब देखिए जो आपके पास एग्जांपल है, सबसे पहले मैं एक आसान सा एग्जांपल आपको समझाता हूं। ये जो थर्ड वाला है, डिस्पाइट हर इलनेस, उसकी बीमारी के बावजूद। सर डिस्पाइट क्या है? डिस्पाइट आपका प्रीपोजिशन है, हर इलनेस इस प्रीपोजिशन का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इलनेस किसकी इलनेस? हर इलनेस, तो हर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। उसकी बीमारी के बावजूद सी केम टू वर्क, वो काम कर रहे हैं, सही है बिल्कुल। और आप देखो डिस्पाइट का मतलब पूरी तरह से समझ गए होंगे। डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इलनेस एक बीमारी, मतलब एक आप कह सकते हो कि एक बीमारी का नाम है, इलनेस मतलब बीमारी, तो ये नाम हो जाएगा, तो इसलिए नाउन हो जाएगा। तो अपनी बीमारी के बावजूद, उसकी बीमारी के बावजूद वो काम करने आई, सी केम टू वर्क, वो काम पे आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमें फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखते हैं। Despite applied for hundreds of jobs, यहाँ पे hundreds होना चाहिए था। Despite applied for hundreds of jobs,
ही इज स्टिल आउट ऑफ वर्क, वो अभी भी काम से बाहर है। 100 की संख्या में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया बट अभी भी उसको जॉब नहीं मिली है। डिस्पाइट अप्लाइड, अप्लाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डिस्पाइट अप्लाइड फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स ही इज स्टिल आउट ऑफ वर्क। तो मेन सेंटेंस हमारा ये है, ही इज स्टिल आउट ऑफ वर्क। हम चाहे तो ये चीज बाद में भी लिख सकते हैं, शी केम टू वर्क डिस्पाइट हर इलनेस, ही इज स्टिल आउट ऑफ वर्क, क्योंकि प्रीपोजिशन बाद में लगा के लिख सकते हो, ये आगे लिखा गया है, डिस्पाइट अप्लाइड फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स। अभी जो डिस्पाइट प्रीपोजिशन है ना, इसके बाद हमें V3 नहीं करना है, ये आपको पता है, क्योंकि V3 तो हो नहीं सकता। फिर हम इसको कैसे सही करेंगे, इसको कर देंगे ING फॉर्म में और सही हो जाएगा। डिस्पाइट अप्लाइंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स, अब ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि डिस्पाइट प्रीपोजिशन है तो वहां पे फिर V3 नहीं आ सकता, वहां पे आना चाहिए था ING। V3 गलत है। क्लियर। अब देखो एक सेकंड वाला, he managed to eat a big lunch despite have eaten an enormous breakfast। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। enormous का मतलब होता है बहुत, ह्यूज, तो यहां पे enormous ब्रेकफास्ट मतलब अच्छा खासा हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आपके, अगर फ्री का खाने को मिल जाए तो वो पूरा कंपार्टमेंट बना लेते हैं कि देखो इतना मैं इस टाइम खा लूंगा, फिर 1 घंटे बाद और इतना खा लूंगा, फिर और ऐसे कर। ठीक। अब कोई दोस्त है आपका, इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करने के बाद वो एक बढ़िया लंच कर ले गया। ही मैनेज, मतलब मैनेज किया उसने कहा कि किया है ठीक है, ब्रेकफास्ट खाया, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं लंच करूंगा। ही मैनेज टू ईट अ बिग लंच, तो मेन सेंटेंस आपका यहाँ पे है, ही मैनेज टू ईट अ बिग लंच। लेकिन उसके बाद ये डिस्पाइट क्या है, प्रीपोजिशन। क्या मतलब हुआ अगर कहा जाए तो, इस बात के बावजूद, किस बात के बावजूद, कि उसने एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट लिया हुआ था, इस बात के बावजूद उसने एक अच्छा खासा लंच भी कर लिया। He managed to eat a big lunch despite have eaten an enormous breakfast। और अभी तक आप इस क्वेश्चन का सही आंसर समझ गए होंगे कि डिस्पाइट प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद कभी V1 नहीं आएगी, हैव अपने प्योर फॉर्म में है, और हैव की जो ING फॉर्म है वो होती है हैविंग। डिस्पाइट हैविंग, और हैविंग के साथ V3 तो ईटन कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पाइट हैविंग ईटन एन एनॉर्मस ब्रेकफास्ट, बात समझ आ गई। तो डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद हम नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर V1 है तो उसको ING फॉर्म में करिए ताकि वो नाउन की तरह काम करे, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाए कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन नहीं आता है या प्रोनाउन आता है, और वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इन 3 सेंटेंस में ये बात हो गई। लास्ट वाले सेंटेंस में क्या है, इसमें नो एरर है, बस समझना ये है कि इसका यूज कैसे हम करते हैं। जब भी आप डिस्पाइट के साथ ये रिफ्लेक्सिव केस लगाओगे, ही लाफ्ड डिस्पाइट हिमसेल्फ, सी लाफ्ड डिस्पाइट हरसेल्फ, आई लाफ्ड डिस्पाइट माई सेल्फ, इसका मतलब होता है मैं ये काम नहीं करना चाहता था फिर भी मैंने किया। ही लाफ्ड, वह हंसा, डिस्पाइट हिमसेल्फ, न चाहने के बावजूद। डिस्पाइट हिमसेल्फ का मतलब वो चाहता नहीं था हंसना, लेकिन उसे हंसना पड़ा। ही हैड टू लाफ डिस्पाइट हिमसेल्फ, या ही लाफ्ड डिस्पाइट हिमसेल्फ, मतलब वो हंसा, वो हंसना नहीं चाहता था फिर भी। ये चारों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, और जो बात थी वो समझ में आ गई। अब जो पहला सेंटेंस है ना, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब आप पढ़े होने चाहिए, ये जरूरी है। ही वोन आपकी एक सेंटेंस है, और ही वॉज इंजर्ड आपकी एक सेंटेंस है, क्योंकि वोन यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है, और ही वॉज इंजर्ड में वॉज आपकी फाइनाइट वर्ब है, इंजर्ड तो आपकी एडजेक्टिव हो जाएगी। अगर 2 फाइनाइट वर्ब हैं तो इसका मतलब 2 क्लॉज है, बात समझिएगा। अगर 2 फाइनाइट वर्ब हैं तो 2 क्लॉज हैं, और 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है कंजंक्शन। अगर नहीं जानते तो यहीं से समझ लीजिए कि किसी सेंटेंस में अगर 2 फाइनाइट वर्ब है तो फिर उन 2 फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होगा। डिस्पाइट हमारा कंजंक्शन नहीं है। अगर मैं आपसे कहता इस सेंटेंस को आप एक्सप्लेन करिए तो आप शायद नहीं बता पाते, बट अभी आपको समझ में आ गया कि डिस्पाइट हमारा प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है कि वो 2 क्लॉजेस को जोड़ देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। अब मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा ही वोंट डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड। अब देखो ये सही हो गया, क्योंकि अभी क्लॉज नहीं है। डिस्पाइट आपका प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, और बी जैसे हैव प्योर फॉर्म होती है, वैसे बी भी एक प्योर फॉर्म होती है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रखा है। बी का मतलब होना, इंजर्ड होने के बावजूद, तो डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड। बात समझ आ गई। ही वोन डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, बी की ING फॉर्म बीइंग हो गया। डिस्पाइट प्रीपोजिशन थी, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की ING फॉर्म लगा दिया। अब देखो एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये जो वोन है ना, एक ही फाइनाइट वर्ब है। ये बीइंग फाइनाइट वर्ब नहीं है, अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये जिरेंट बन चुका है। डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, उसके बाद आने वाला ये नाउन है। बात समझ में आ गई, सही है। हाँ, एक तरीका और था इसको सही करने का,
और वो ये था कि आप इसको लिख सकते थे ही won despite the fact that he was injured। अब ये इसलिए सही हो गया, थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन बनाओगे तो समझ में आ जाएगी बात। डिस्पाइट प्रीपोजिशन था, द फैक्ट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, दैट लगा के कंजंक्शन लगा के हमने एक और क्लॉज जोड़ दी, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉन डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज इंजर्ड, इस बात के बावजूद कि वह इंजर्ड था, अब सही है। लेकिन केवल अगर डिस्पाइट होता और द फैक्ट नहीं लिखते फिर ये बात गलत होती, फिर दैट भी नहीं लगाते, फिर क्योंकि डिस्पाइट प्रीपोजिशन तो हमें उसका ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ऑब्जेक्ट के लिए आप ही वाज इंजर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्लॉज बन जा रही थी और दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए डिस्पाइट कंजंक्शन नहीं है, डिस्पाइट प्रीपोजिशन है। बात समझ में आ गई आप सभी को? डिस्पाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे आप ऑल्दो यूज करते हो ना, ऑल्दो, तो ऑल्दो कंजंक्शन होता है, फिर आप देखो वहां पे दो फाइनाइट वर्ब लगानी पड़ती है। ऑल्दो ही वाज इल, यद्यपि वह बीमार था, ऑल्दो ही वाज इल ही केम टू वर्क, लेकिन वो काम करने आया। समझ आएगा? चलो अगला देखो। अब हमारे पास अगला है इन स्पाइट ऑफ। अब इन स्पाइट ऑफ को समझने के लिए पहले वर्ड समझो स्पाइट। स्पाइट होता है वर्ब, SPITE। स्पाइट का मतलब होता है द्वेष, किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना, अनॉय करना। टू डेलिबरेटली अनॉय और अपसेट समवन, वर्ब फॉर्म में, और नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है अ डिजायर टू हर्ट, एक इच्छा हर्ट करने की। यू डोंट वांट टू कम, यू डोंट वांट, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। डोंट वांट टू कम, 2 + V1 नॉन फाइनाइट। ये वो सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी होगी तो और अच्छा डिस्कशन हो जाएगा आपका। यू डोंट वांट टू कम बिकॉज यू वांट टू, अगेन आ गया एक और फाइनाइट वर्ब, ये हमारी फाइनाइट यानी कि मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। यू वांट टू स्पाइट, अगेन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, मी इन फ्रंट ऑफ माई नेबर्स। अब देखो अगर दो फाइनाइट वर्ब है तो जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए होगा, जो बिकॉज है ना वो हमारा कंजंक्शन होता है, और ये बन गया हमारा कंजंक्शन। समझ में आ गया? यू डोंट वॉन्ट टू कम बिकॉज यू वॉन्ट टू स्पाइट मी इन फ्रंट ऑफ माई नेबर्स। यू वॉन्ट टू स्पाइट मी का मतलब हो गया तुम मुझे एनॉय करना चाह रहे थे, हर्ट करना, अपसेट करना, एनॉय नहीं, हर्ट करना, अपसेट करना, है ना। यू वॉन्ट टू अपसेट, यू वॉन्ट टू हर्ट मी इन फ्रंट ऑफ माई नेबर्स। तो ये मैंने स्पाइट वर्ड को समझा दिया, थोड़ा सा ये मतलब समझाना जरूरी था इस वर्ड को समझाने से पहले। अब इससे बनने वाला जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो है इन स्पाइट ऑफ, और इसको अलग अलग करके ही लिखना। एक और बात ध्यान रखना, क्योंकि डिस्पाइट ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है डिस्पाइट, और ये थोड़ा स्पीकिंग में ज्यादा यूज कर सकते हो, लिखने के लिए डिस्पाइट यूज करो, ज्यादा बेहतर होगा। दोनों सही है, दोनों में दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ का प्रयोग मत करना। एक एरर ये भी है, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं करोगे कि डिस्पाइट खुद ही प्रीपोजिशन है, स्पाइट कोई प्रीपोजिशन नहीं है, स्पाइट नाउन है या वर्ब है, लेकिन स्पाइट के साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाई जाती है और वो होती है इन स्पाइट ऑफ। तो ये बन गया इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ की मतलब ये मतलब है किसी बात के बावजूद, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द पर्टिकुलर फैक्टर मेंशन्ड, एकदम वही मतलब है जो डिस्पाइट का होता है। बस मतलब अंतर सिर्फ इतना होता है कि डिस्पाइट थोड़ा फॉर्मल होता है, डिस्पाइट थोड़ा रिटन में यूज ज्यादा किया जाएगा, और इन स्पाइट ऑफ स्पीकिंग में आप ज्यादा बोल सकते हो, बस इतना अंतर है। बट अगर यूज करते हो तो गलत नहीं है। देखो पहले दूसरा लगाते हैं, वी वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ, अलग अलग लिखा जाएगा और उसमें उसके साथ ऑफ नहीं लगेगा, इसमें ऑफ हटाओगे नहीं क्योंकि बिना ऑफ लगाए तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बना नहीं पाओगे। वी वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ द रेन, बारिश होने के बावजूद, ये नाउन है और ये इस प्रीपोजिशन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। वी वेंट आउट, हम बाहर गए, एक ही फाइनाइट वर्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर प्रीपोजिशन लगा तो दूसरी फाइनाइट वर्ब लगा ही नहीं पाओगे, क्लॉज बनाना पड़ेगा फिर, और यहाँ पे कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया, वी वेंट आउट डिस्पाइट द रेन या इन स्पाइट ऑफ द रेन। क्लियर है? और जो पहला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ हैव नो क्वालिफिकेशंस ही गॉट द जॉब। आई होप कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। ही इन स्पाइट ऑफ हैव नो क्वालिफिकेशंस ही गॉट द जॉब। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर समझ में आया हो तो भी बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इसका रियल एक्सप्लेनेशन, इसका सही आंसर क्या हो पाएगा। ठीक है? इन स्पाइट ऑफ, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ हैव नो क्वालिफिकेशंस ही गॉट द जॉब। क्लियर? तो आज की क्लास में इतनी ही एक छोटी सी बात थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट प्रीपोजिशन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट किसी क्लास में फिर किसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और
पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।